तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर बाय सी रूपक मिगलानी में। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके ही इस पसंदीदार कार्यक्रम टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप देखते हैं आजकल कि इंडिया में कितने सारे बाबा लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी कुछ चमत्कार दिखा दिए प्रसिद्ध हो गए, या फिर वो सिद्धि हासिल करते ऊपर वाले का उनके ऊपर हाथ है, तो वो तरह तरह के चीजें करते हैं और आध्यात्मिकता को प्रमोट करते हैं, धार्मिकता को प्रमोट करते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे आता है कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता को प्रमोट करते करते अगर वो कोई चीज सेवा भाव से ही भले, या फिर कोई चीज वो बेचने लग जाए पैसों के बदले, चाहे वो किसी प्रकार की माला हो, रुद्राक्ष हो, बुक्स हो, डीवीडीज हो, सीडीज हो, एक्सेट्रा, तो क्या इन सब पे जीएसटी आएगा? यानी कि आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए जो भी सामग्री, जो भी सामान जरूरत की होती है, ठीक है, तो अगर उन सब चीजों को वो साथ ही साथ देते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेचते हैं, अगर वो साथ ही साथ देते हैं तो क्या इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या? आज हमें डिस्कस ये मुद्दे पे करना है और हम ये मुद्दे को डिस्कस करेंगे। एक एडवांस रूलिंग का केस जो आया था उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। वो पूरा ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूं, इस ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जीएसटी आप सीखना चाहते हैं, या सीए, सीएस, सीएमए, सीडब्ल्यूए, इन सब की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही साथ अगर आप टाइम टू करियर में किसी के साथ या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए या 1-to-1 काउंसलिंग के लिए, तो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है ऑर्डर, राइट? ये एडवांस रूलिंग का ऑर्डर है, इसे हमें डिस्कस करना है। और सर, मोटा मोटी मैं आपको केस बता दूं कि केस क्या है, क्या डिस्कशन का होने वाला है मुद्दा पूरा। वो ये है कि दोस्तों, एक एक ट्रस्ट है, एक काइंड ऑफ अ ट्रस्ट है। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ वो क्या करती है कि कुछ बुक्स, सीडी, डीवीडीज एक्सेट्रा, इन सबको भी लोअर कॉस्ट पे, ठीक है, मतलब जो इनका प्राइस है उससे कम प्राइस पे या प्राइस के बराबर, वो उसको देती है। जो भी इनके यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको देती है। तो मुद्दा ये आता है कि क्या ये बुक, सीडीज और डीवीडीज पे भी जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमें देखना होता है। और आज का डिस्कशन का जो मजेदार मुद्दा रहेगा वो रहेगा सेक्शन 217, जो हमें बताएगा कि सर, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, बिजनेस की परिभाषा को एनालिसिस करेंगे हम। इसके साथ साथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जो कि हमें कंसिडरेशन के बारे में बताता है, तो कंसिडरेशन को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल वे में। इसके साथ साथ सेक्शन 7 सप्लाई को हम डिस्कस करेंगे, मतलब इन सब का इंटरप्रिटेशंस करेंगे। हम आपको वापस से पूरी डेफिनेशंस नहीं बताएंगे, हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताएंगे, डीप जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी ने ये सब चीजें पहले से पढ़ के आ चुकी हैं। तो मोटा मोटी ये केस आज का होने वाला है। और एडवांस रूलिंग के इस केस को हम किस फ्लो में पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको फ्लो ऑफ डिस्कशन बता दूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर, प्रोसीडिंग्स क्या है, मतलब क्या लीगल प्रोसीडिंग्स की गई है, कौन से धारा को यूज करते हुए एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग अप्लाई की है, या क्या आज का प्रेजेंट स्टेटस है, वो हम डिस्कस करेंगे इस ऑर्डर में। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, कंटेंशन, भाई लड़ाई हुई तो दोनों के आर्गुमेंट क्या है, एप्लीकेंट का क्या बोलना है सर, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का क्या बोलना है। ठीक है, आशा करता हूं कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या होता है आप ये जानते होंगे। एक ब्रीफ में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि दोस्तों, अगर आप सरकार से किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहते कि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो आप वो सरकार को अप्लाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं आप हमें इस चीज पे क्लैरिटी दीजिए। तो इसे हम एडवांस रूलिंग बोलते हैं। ठीक है, इस फिनोमेनॉन को एडवांस रूलिंग कहते हैं, और जो अप्लाई करता है उसे एप्लीकेंट बोलते हैं। अब इसमें दो चीज होती है, एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और दूसरी होती है अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक है, तो ये दो चीज होती है। ओके, फिर हम देखेंगे पर्सनल हियरिंग क्या हुई भाई। ठीक है, जो जिसने रिप्रेजेंटेशन दिया,
एप्लीकेंट का रिप्रेजेंटेशन दिया, उसकी क्या पर्सनल हियरिंग हुई, उसने क्या बोला, फिर डिपार्टमेंट से कहने का मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने क्या फाइंडिंग की, अल्टीमेटली ऑर्डर क्या निकला। मैं आपको यहां पे बता दूं, ऑर्डर ये निकल के आता है कि ये जो चीजें हैं इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। ठीक है, अब इस ऑर्डर को समझने के लिए प्रॉपर तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के अंत के बाद आप ये बोलेंगे कि हाँ हमें बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई है, तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। Yes. So friends, this is the order number. All right, this is the order number and ये order है AAAR, मतलब ये है Appellant Authority of Advance Ruling। अब दोस्तों एक चीज समझिए कि एडवांस रूलिंग क्या होता है। नॉर्मल एप्लीकेंट ने अप्लाई किया एडवांस रूलिंग, ऑल राइट, तो आप देखिए कि एडवांस रूलिंग में एप्लीकेंट अप्लाई करता है, ठीक है, ये एप्लीकेंट है, ये अप्लाई करता है, और ये अप्लाई करने के बाद एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में एक स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है, तो ये एडवांस रूलिंग कहा जाता है, AAAR में जा सकता है, या फिर ये व्यक्ति इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, तो ये अपील कर सकता है, ये AAAR में जा सकता है। तो हमारे केस में क्या हुआ कि भाई एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं था डिसीजन से, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से, और इन्होंने AAAR को अप्लाई किया, इसलिए यहां पे ऑर्डर नंबर जो लिखा हुआ है उसके आगे AAAR दिख रहा है। ठीक है, बिफोर द बेंच ऑफ मेंबर। जी हाँ दोस्तों, एक चीज को आप समझिए कि मेंबर जो होते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के, दो मेंबर होते हैं, दो टेक्निकल मेंबर जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, मैंने यहां स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, बोल सेंट्रल, एक स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे मेंबर मतलब टेक्निकल मेंबर, ठीक है, एक ये हुए, एक ये हुए, ऑलराइट, बिफोर द बेंच ऑफ दिस टेक्निकल मेंबर्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लीगल नेम ऑफ द अपीलेंट, जो एप्लीकेंट या अपीलेंट जिसने अपील फाइल किया, कौन था, श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केंद्र। भाई नाम सुन के ही थोड़ी सी श्रद्धा भाव आ जाए, इनके ऊपर क्या जीएसटी आपने लगा दिया साहब, ऊपर वाले से डरो, कोई ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रोसीडिंग्स, क्या लीगल प्रोसीडिंग्स है, क्या लीगैलिटी है इस केस को लेकर, इसे समझना है दोस्तों। ये अपील ऑर्डर किया गया सेक्शन 101 के तहत, ठीक है, और अपीलेंट ने जो अपील फाइल की वो धारा 100 सेक्शन 100 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपील फाइल किया। जैसे कि ये किसने फाइल किया, पहले तो आप देखिए, अपीलेंट प्रेजेंट अपील हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 100। ओके, नाउ किसने फाइल किया, बाय श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक सत्संग साधना केंद्र, इन्होंने फाइल किया। यानी कि ऑब्वियसली इन्होंने सबसे पहले एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में अप्लाई किया होगा, और यहां से ये व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजन, सो व्हाट हैपन, ही ट्राइड फाइलिंग अपील इन AAAR। वही चीज यहां पे लिखी है। तो इसका लीगल प्रोसीडिंग ये है कि भैया सेक्शन 100 को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने आगे ये चीज फाइल की अपील में, और 101 के तहत ऑर्डर पास किया गया AAAR द्वारा। ठीक है, प्रोसीडिंग्स मतलब लीगैलिटी क्या है, करंट स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या थी इस केस को लेकर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस। चलिए अब दोस्तों ये पूरा ऑर्डर तो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, तो मैंने यहां पे कुछ की पॉइंट्स को एनालाइज किया है, की पॉइंट्स को ही आपको एनालाइज करवाते हुए चलते चलूंगा। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। ये जो है संस्था, मैं संस्था नाम देता हूं इनको, बहुत लंबा नाम है, राजचंद्र आध्यात्मिक संस्था। ये एक पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है, ठीक है, पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, और इनका काम है जैन समाज जो काम करता है महावीर के नॉलेज को, महावीर के ज्ञान को स्प्रेड करना, ठीक है,
ये इनका काम है, ये इनका ऑब्जेक्ट है। तो इनका ऑब्जेक्ट है वह कि जैन रिलीजन को स्प्रेड करना, स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है। दूसरा द एंशिलरी एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, ऑब्जेक्ट दो हो गए भाई साहब। हमेशा ये थोड़ा कैटेगराइज करते हुए चलना, मेन ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैटेगराइज करने को क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि बिजनेस डेफिनेशन को जब आप एनालाइज करेंगे तो इसमें ये दो मुद्दे बहुत काम के होंगे। मेन ऑब्जेक्ट सर क्या हुआ? ये मेन ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट क्या था सर? इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था ऑफ द अपीलेंट ट्रस्ट आर टू कैरी आउट एक्टिविटीज फॉर एडवांसमेंट of main objects such as satsang, shibis, etc. to spread knowledge of the Jain Dharma through publications of books, audio, CDs, DVDs, etc. ठीक है, ये भी इनका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मतलब मेन ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता था। ओके, अपीलेंट ऑलरेडी कहां था? रजिस्टर्ड था, एमवेट में रजिस्टर्ड था। ओके, एमवेट में रजिस्टर्ड था तो वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड डीलर था, और जब जीएसटी आया, जीएसटी कानून आया, तो उनको माइग्रेट कर दिया गया जीएसटी में। ओके, तो हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि सर ये क्या है? ये ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, इसकी मेन ऑब्जेक्ट जो है जैन धर्म को स्प्रेड करना है। तीसरा, इसका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट डीवीडी बुक्स वगैरह बेचना है, पब्लिश करना है। चौथा, ये एमवेट से जीएसटी माइग्रेट हो गया था, ये फैक्ट है, मतलब वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। नाउ though the appellant has been registered under GST, the appellant has not filed any returns since the appellant is not engaged in the business. अब क्या हुआ ना, ये व्यक्ति क्या बोल रहा कि भैया मेरे को माइग्रेट कर दिया गया, ठीक है, हर कोई माइग्रेट हुआ था। ट्रांजिट फेज जो था जीएसटी का, एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन हुए करते थे उससे जो जीएसटी में गए, वो ट्रांजिट फेज की बात कर रहा हूं। ये बंदे ने क्या किया? बंदा मतलब पर्सन मतलब ये ट्रस्ट जो अपीलेंट है, इन्होंने कोई भी रिटर्न्स फाइल नहीं किए, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो किसी भी प्रकार के बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इस बारे में डिस्कस करता है कि सर बिजनेस किसको कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा फिफ्थ फैक्ट कि भैया रिटर्न कुछ नहीं भरा था। रिटर्न ना भरने के पीछे कंटेंशन कि उनको लगता था कि ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। यस, तो अपीलेंट ने क्या किया? एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन फाइल किया 17 मार्च 2018 को विथ ऑल हिज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बेसिकली इन सब मुद्दे को वो नहीं किया, एंटरटेन नहीं किया, तो इन्होंने अपील फाइल कर दिया। वापस से मैं इनका फैक्ट्स बता रहा हूं कि सर इनका मेन ऑब्जेक्ट है जैन धर्म का बढ़ावा करना, उसके साथ साथ इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट बुक्स, ऑडियो, सीडी और डीवीडी को बेचना, देखो मेरे मुंह से भी निकल रहा है बेचना, चलो सेवा करना, ठीक है। आगे आपको डिपार्टमेंट बताएगा कितनी सेवा कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर ये माइग्रेट हो गए, थर्ड फैक्ट। फोर्थ फैक्ट, सर रिटर्न कुछ नहीं भरे, इनको लगता है कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। फिर इनने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में एप्लीकेशन फाइल की थी, तो इसलिए अपील में आए, क्योंकि वहां से उनको कुछ अच्छा जवाब नहीं मिला, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। अब इनने अपील फाइल की, और अपील फाइल करके ग्राउंड्स ऑफ अपील इन्होंने बनाई है, मतलब इन्होंने कुछ कारण दिए सर, कुछ कारण, रीजंस, जिसकी वजह से इनको लगता है कि सर हम कोई प्रकार का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए अब ग्राउंड्स हम पढ़ते हैं, अंडरलाइन में करके रखा हूं, उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को मैं समझाते हुए चलूंगा। द अपीलेंट हैड स्पेसिफिकली सबमिटेड दैट द एक्टिविटी ऑफ द अपीलेंट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एट कॉस्ट और लोअर देन कॉस्ट टू एडवांस इट्स इंसिडेंटल और एंशिलरी ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब ये कह रहे हैं कि भैया हम जो चीज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम भैया एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज कर रहे हैं, मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो बुक्स वगैरह या डीवीडीज या सीडीज जो भी दे रहे हैं, इसको हम कॉस्ट से कम में लोअर कॉस्ट में हम इसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटी करना, एडवांसमेंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज, जैन धर्म का प्रचार करना है, ये कह रहे हैं। पहला कंटेंशन इनने ये लिखा, ठीक है। सेकेंड,
द appellant further submits that advanced ruling authority has discussed। अच्छा, अब ये ना क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ कि हमने एडवांस रूलिंग अपील पे हम आ गए, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हम अपील पे आ गए। अब इसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने उन मुद्दों पे बात किया जो मुद्दा था ही नहीं। उन्होंने डिस्कस किया एग्जेम्पशंस के बारे में जो डज नॉट पर्टेन टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको इंपग्न ऑर्डर भी कह दिया इन्होंने। ठीक है, राइट। और इन्होंने इसको बोल दिया कि जो ऑर्डर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दिया उसे एक्स फेशिया एररनेस कह दिया गया। इन्होंने ऐसा कहा। चलो हम उस पर बात नहीं करते जो क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि पूरा ऑर्डर है, हम सिर्फ पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला इनने बोला कि लोअर कॉस्ट से कम पे हम दे रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि सर एपेलेंट सबमिट्स दैट दे आर नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। सेकंड कंटेंशन ये बोलते हैं कि ये बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 को हमें देखना होगा। बिजनेस और बिजनेस जो है इन्होंने परिभाषा भी लिख के दे दी है कि भैया बिजनेस इंक्लूड्स ये सारी चीजें, लेकिन दो मुद्दे हमको यहां पे डिस्कस करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। हाँ, द मेन clauses relevant for the present application are is clause A and clause B। ठीक है, clause A provides that any trade or commerce। अच्छा, clause A क्या बोलता है कि बिजनेस किसे बोलेंगे? कोई ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, whether it is for pecuniary benefit or not। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, whether it is for pecuniary benefit or not, यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यस। अपेलेंट कहते हैं कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स, राइट। अपेलेंट डज नॉट गेट एनी पिक। अब ये बोल रहे हैं कि ये कोई पेक्यूनरी बेनिफिट नहीं पा रहे हैं। कंटेंशन नंबर 3 मैं इसको दे देता हूं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है। देयर इज नो मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। कंटेंशन नंबर 4 मैं इसे कह देता हूं, अपेलेंट ने ऐसा कहा। ठीक है, हाँ। Next, the appellant submits that one of the main object of the appellant cannot be considered as business. The ancillary also cannot be considered as business। अब ये क्या कह रहे हैं कि सर हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटी है तो ऐसे ही हमारा उससे संबंधित जो भी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट रहेगा उसे भी चैरिटेबल एक्टिविटी कहा जाएगा। ऐसा ये अपीलेंट बोल रहा है और इस चीज के लिए केस लॉ का मदद भी लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये केस लॉ आ गया, इन्होंने इस केस लॉ का मदद लिया। कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस साई पब्लिकेशन फंड 2002 का केस ये है। ठीक है, उसमें इन्होंने मदद लिया और बोला कि ये देखिए, वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट categorically held that wherein the main activity is not business, then any incidental or ancillary transaction unless established by the revenue department to be an independent business transaction will also be considered as charitable only and not business। अच्छा, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई साहब आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी है तो आपका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? चैरिटेबल एक्टिविटी होगा। और इस चीज की मदद लेके इन्होंने अपनी अपील फाइल की थी। ठीक है, अपीलेंट ले। अब वापस एक और इन्होंने केस लॉ लगा दिया इस चीज को लेकर। सीआईटी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गुजरात मैरीटाइम बोर्ड 2007 का एक केस, सुप्रीम कोर्ट का ही, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द प्राइमरी और प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज चैरिटेबल देन एनी अदर ऑब्जेक्ट व्हिच माइट not be charitable but is incidental or ancillary to the dominant object will also be considered as charitable। कहने का मतलब मैं इनका 5वां कंटेंशन लिख देता हूं कि सर इनका जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है वो चैरिटेबल एक्टिविटी होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट होना जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी होना चाहिए। और इस चीज के चलते ने 2 केस लॉ की बैकिंग ली थी। ठीक है, यस। आगे हम देखेंगे कौन थे इनके वकील जो रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई।
ठीक है। अब यहाँ पे अपीलेंट सबमिट्स करते हैं सेक्शन 7 ऑफ द, मतलब जो सप्लाई के बारे में बताता है। सप्लाई क्या होता है मेरे दोस्तों? टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जो कि, अरे इवेंट मतलब ऐसा कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट नहीं, टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि भाई अब तो जीएसटी आपको लगने वाला है या लग गया है। ठीक है, तो सेक्शन 7 हमें बताता है टैक्सेबल इवेंट क्या है, वो होता है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई की परिभाषा दी रहती है और ये बोल रहा है कि भैया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अनुसार इट इज क्लियर दैट सप्लाई विल बी लायबल टू जीएसटी ओनली व्हेन इट इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सेक्शन 7 बोलता है कि भैया कंसिडरेशन होना चाहिए और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये दो वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं। तो इनका छठा कंटेंशन आया सेक्शन 7 की ने मदद ली। Since the aggregate of taxable supplies of goods or services does not exceed 20 lakh rupees, the appellant is not liable to registration under section 22. अब इन्होंने बोला कि भाई एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस जो है वो 20 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, तो उनको रजिस्ट्रेशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका ये कथन जो आया, ये कहना आया, वो इसलिए आया क्योंकि इनको लगता है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जो डीवीडीज वगैरह बेच रहे हैं उनको ये कंसीडर नहीं कर रहे थे, इसलिए ये चीज बात लिख रहे हैं। तो ये हमारे मुद्दे से बाहर है। कोई अब लिख दिया तो सब कुछ लिख दिया। मेरे दोस्तों यहां पे हमने बात किया ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस और कंटेंशंस की, ग्राउंड्स ऑफ अपील किस किस चीज को लेकर फाइल किए गए। अब मैं वापस से बोलता हूं कि जो अपीलेंट था जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी, एडवांस रूलिंग की अपील फाइल की थी, उनके क्या क्या रीजंस दिए गए थे, क्या क्या रीजन दिए गए थे किस चीज को लेकर कि भैया ये जो आध्यात्मिकता वाली सामग्री हम जो दे रहे हैं श्रद्धालुओं को, उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज को लेकर हमने बैकिंग अप दी। क्या दिया कि सर सबसे पहला हम लोअर कॉस्ट पे ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली चीज, लोअर कॉस्ट पे हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि सर ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अनुसार बिजनेस नहीं है क्योंकि ये किसी प्रकार का कॉमर्स नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कॉमर्स नहीं है, ट्रेड नहीं है। ठीक है, थर्ड इनने बैकिंग अप दी कि सर हमारा कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट इस पे नहीं हुआ, नो फाइनेंशियल बेनिफिट, हमें कुछ भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, अब फोर्थ कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था, वही थर्ड जैसी बात हो गई। ठीक है, और इन्होंने एक बड़ी मुद्दे की बात ये की थी, मैंने फिफ्थ पॉइंट नहीं लिखा है, हाँ ये फिफ्थ पॉइंट, बड़ी मुद्दे की बात लिखी थी कि भैया मेन ऑब्जेक्ट सर हमारा मेन ऑब्जेक्ट तो क्लियर है कि वो चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो हमारे इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी होना चाहिए। ये बैकिंग दी और फिर सेक्शन 7 की हेल्प ली और बोला कि भाई कंसिडरेशन होना चाहिए, सेक्शन 7 के अनुसार फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, लेकिन हमारे अनुसार बिजनेस है ही नहीं। ये सारी बैकिंग अप लेके उन्होंने वो करी। चलिए अब ये बैकिंग को ना आप लोग क्या समझते हैं वो हम आपसे जानेंगे। ठीक है, आप लोग भी सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको इस चीजों का थोड़ा सा रिप्लाई देते हुए चलता हूं। दोस्तों अगर आप ये व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि कॉस्ट से कम पे हम कर रहे हैं तो हमें इसे बिजनेस नहीं मानना है, तो मेरे दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 को याद करो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 को याद करो जिसमें बिजनेस की परिभाषा दी गई है, और बिजनेस की परिभाषा के अनुसार नहीं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 तो ठीक है एक बिजनेस की परिभाषा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 याद करो, कंसिडरेशन के बारे में बात किया गया है। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, डजंट मीन कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मैंने आपको OnePlus दिया, आपसे आईफोन लिया, देयर इज अ कंसिडरेशन, हार्डली मैटर्स कि सर OnePlus की जो वैल्यू है दैट इज रिलेटिवली कम एज कंपेयर टू द आईफोन। ठीक है, सो ये वाला मुद्दा तो यहीं पे खारिज हो गया। तो ये चीज यहां आपको 231 को लाना है कंसिडरेशन से। ये मैं अपने ओपिनियंस दे रहा हूं। बिजनेस, ये बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
सर बिजनेस ये कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की परिभाषा स्टार्ट होती है इंक्लूड्स से मेरे बच्चों। इंक्लूड्स का मतलब ये होता है कि ये परिभाषा इंक्लूसिव है, यानी कि ये ब्रॉड फिनोमिनॉन है और इसमें इससे सिमिलर कोई चीज होगी तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि जैसा लिख दिया गया वैसा मान लो और खत्म। ना 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 रे, ठीक है। तो दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। और बिजनेस में ये लिखा गया है कि एनीथिंग इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। नोवेयर मेंशन दैट द मेन ऑब्जेक्ट हैज टू बी द बिजनेस ऑब्जेक्ट ओनली। Nowhere it has been mentioned. Object it has been given, right? And it has been given that trade, adventure, manufacture or any other similar activity. Along with that, एक और चीज लिख दी गई थी बिजनेस की परिभाषा में, whether or not for pecuniary benefit, फाइनेंशियल बेनिफिट हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, वो बिजनेस कहलाएगा। तो भैया ये कंटेंशन भी इसका खारिज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वो भी ये बोलते हैं कि हमको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ, तो भाई हम कहां बोल रहे हैं? 2 सबसेक्शन 17 में आप जाके देखो, हमने पहले लिख दिया कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो या ना हो हमको उससे मतलब नहीं है, तो बिजनेस है। अरे कहां जाओगे रे। अच्छा, और ये जो कंटेंशन है कि मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 बिजनेस की परिभाषा में कि भैया चैरिटेबल होना चाहिए या बिजनेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट विल बी द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड दैट इज द रीजन दैट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इट इंक्लूड से शुरुआत होती है। और रही बात, सर आपने 2 केस लॉ की बैकिंग दे दी थी, मतलब एपिलेंट ने 2 केस लॉ की बैकिंग दे दी, वो बैकिंग से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें यहां पे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट का। और इन्हें जो बैकिंग दी है वो दी है सेल्स टैक्स की, बॉम्बे सेल्स टैक्स का पहला जो चलता था उसकी बैकिंग दी है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है इस एक्ट के चलते, राइट? ये मेरा ओपिनियन है। सेकेंड, सर ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, ये भी इनकम टैक्स एक्ट का आपने बैकिंग दिया, इसका भी कोई रेलिवेंस नहीं है जीएसटी एक्ट का, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू की जहां तक बात आती है उसमें एक चीज ये भी रहती है कि भाई हर एक एक्ट को उसके इंटेंशन और उसके अनुसार उसको रेट करना जरूरी है ताकि उसका सही मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ लॉ निकल के आ जाए, राइट? सर सेक्शन 7 की बैकिंग दी इन्होंने, सेक्शन 7 भी यहां पे खारिज हो जाता है क्योंकि सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से कंसिडरेशन है, कम है उससे मतलब नहीं है। सर बिजनेस है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अनुसार बिजनेस है, राइट? यस। तो ये इनके कंटेंशन थे। अब पर्सनल हियरिंग हुई, इनके एडवोकेट साहब ये थे ठक्कर साहब, इन्होंने यहां पे हियरिंग की। सीए बुला लेते यार, चलो कोई नहीं। डिस्कशन एंड फाइंडिंग, ठीक है। अब देखो क्या फाइंडिंग निकल के आई। इट वॉज द कंटेंशन ऑफ एपिलेंट दैट ARA दैट द मेन ऑब्जेक्ट एपिलेंट ट्रस्ट इज स्प्रेड द नॉलेज ऑफ जैन धर्म, एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ कृपालु देव। ये अब वही जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब हमें सीधे ऑर्डर पे आना है। यस, ऑर्डर पे आना है। अब ऑर्डर में लिखा गया था कि भाई ये ट्रस्ट में अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट क्या था, अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट एंड एक्टिविटी ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज। ये बात सही है, इन्होंने ऑर्डर में ये सारी बातें लिखी कि भाई आपका ऑब्जेक्ट ये था। फिर उन्होंने सप्लाई के बारे में बात की, और इन्होंने ये भी कहा कि भैया नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 exempt services provided by entity registered under section 12AA by way of charitable activities from whole of the GST, ठीक है। चैरिटेबल एक्टिविटीज जो भी की जा रही है, जो 12AA में रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटीज का इनने डेफिनेशन बताई, ठीक है, उसमें ये चीजें आई और उनके अकॉर्डिंग
ये इन्होंने कहा कि इट कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द अबोव दैट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू टैक्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेप्ट दोज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। भैया इन्होंने बोला कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि ये चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है, ठीक है, इसके अलावा टैक्स करना है। तो कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा कि भैया ऐसा कुछ तुम सामान बेच रहे हो या दे रहे हो पैसे के बदले, कंसिडरेशन के बदले, तो इसको आप क्या एग्जेम्प्ट करोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ये कंटेंशन डिपार्टमेंट का था, एडवांस रूलिंग का कंटेंशन नंबर 1, ठीक। हाँ, अब ये यहां पे बात आई, in the grounds of the appeal it is contended by the appellant that ARA has not taken cognizance of the Supreme Court judgment in the case of Sai publication। हाँ, यहां पे कंटेंशन नंबर 2 अपीलेट अथॉरिटी बोलती है कि भैया जहां तक इनकी बात है केस लॉ की, जो उन्होंने बैकिंग दिए थे कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी वाली, तो वो ये लोग कह रहे हैं कि बॉम्बे सेल्स टैक्स से रिलेटेड है, उसका रिलेवेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ अंडर BST एक्ट, ओके। और ये एक वर्ड यूज करते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, जो कि कहता है कि हर एक स्टैच्यू, हर एक एक्ट, कानून हैज मेड फॉर अ पर्पस एंड स्पेसिफिक इंटेंट एज पर लॉ, उसको वैसे ही रेड करना चाहिए, शुड बी रेड एज अ होल एंड इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंगली। वही चीज मैंने आपको बताया। तो भाई ये सिंपल सी बात है, और इन सब चीजों के चलते डिपार्टमेंट ने, अपीलेंट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इन सब का जो है सब धज्जियां उड़ा दी, और ऑर्डर पास किया गया कि फॉर रीजंस डिस्कस्ड अबव we do not find any reason to interfere with the order of advance ruling authority in this matter। यानी कि ये जो बोल रहे हैं कि भैया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला था कि भैया बुक्स, DVDs और ये सब दोगे पैसों के बदले, तो उसमें GST लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 सर बिजनेस है सर, एज पर 2 सबसेक्शन 31 कंसिडरेशन को भी यहाँ पे मद्देनजर रखा गया सर, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द GST एक्ट सप्लाई को भी मद्देनजर रखा गया सर, एज पर सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन जिसे हम बोलते हैं GST का, जो टैक्सेबल इवेंट के बारे में बात कर रहा है, उसको मद्देनजर रखा गया। और इन सब के मद्देनजर यहाँ पे जो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने वो पास की थी ऑर्डर, उसमें अपीलेट अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं करती है, यानी कि उसको सही मानती है, और ये मान के ऑर्डर पास कर दिया। ये ऑर्डर मतलब अगेंस्ट में गया, अपीलेंट के अगेंस्ट में गया, ओके, यस। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे एडवांस रूलिंग की। हमने डिस्कशन किया कि भैया चैरिटेबल एक्टिविटी भी क्या यहाँ पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, एडवांस रूलिंग के माध्यम से डिस्कशन किया। और ये पास हुआ था महाराष्ट्र अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो संस्था है महाराष्ट्र की संस्था है, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो इसलिए यहां पे ऐसा किया गया। दोस्तों आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करना ना भूले, और भी दूसरी लिंक्स को चेक करना ना भूले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।